हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज हम लोग इस वीडियो में राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। हम लोग इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक लैंडमार्क केस आया है अमर जैन एंड प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दोनों अलग अलग पिटीशन थी, तो अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों चीजें हैं। अब ये क्या करती हैं, ये बात करती हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। ये कह देते हैं कि राइट टू डिजिटल एक्सेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड दैट्स व्हाई राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उससे नहीं हो जाता है जैसे जितना कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी इसके 100-150 सेक्शन है को हम सब पढ़ें वो नहीं पढ़ेंगे। वी विल रीड इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, ये आपको नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अगले आधा घंटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसी प्रकार हम लोग मीठी मीठी बातें करते रहेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सीपीपी चला रहे हैं। आप पता है मैं 1 घंटे में ये दूसरी बार कह रहा हूं, तो जाइए रोज रात में 8 बजे सीपीपी सॉल्व करिए। इट इज क्लैट पैसेज प्रैक्टिस। आपको रोज 8 बजे रात में मिलेगा। 20 क्वेश्चन होंगे, क्लैट की पूरी स्टाइल में होंगे। इट इज फॉर फ्री, नो कॉस्ट, नो हिडन कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। जाके सॉल्व करिए हमारे ऐप पर, केएफए लीगल नाम का, या फिर वेबसाइट जो www.kfalegal.com है। इतना प्रचार मेरी सीपीपी का बहुत है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जीवन में। तो अगर हम लोग इस एक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहला आता है राइट एंड एंटाइटलमेंट्स, कि कौन कौन से राइट पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दे रखे हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि बोर्ड, कमिश्नर, स्पेशल कोर्ट जो भी होते हैं उनका। तीसरा एक बेंचमार्क डिसेबिलिटीज करके कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं इसमें, वो भी होते हैं। चौथा, अगर कोई उनके खिलाफ ऑफेंस होता है तो उसकी पेनल्टी, उसमें पनिशमेंट और उनके राइट्स का इन्फोर्समेंट। ये जो है 4 चीजों में हम लोगों ने इसको बांट रखा है। उससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, देखो होता क्या है ना कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे कोई क्वेश्चन आएगा तो क्लैट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एक्ट, लेकिन इसको वो कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर लिंक कर देंगे। वो लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एक्ट के मद्देनजर, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने हमारा टॉप 100 का वीडियो देखा हुआ है प्रसन्न वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें भी इसकी बात कर रखी है। थोड़ी सी डिटेल में जाके इसकी और बात कर लेते हैं एक बार हम लोग फिर से, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लिंकेज ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। सबसे पहले आर्टिकल 14, वी ऑल नो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। और इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको अगर कोई 1 दिन का भूखा है और कोई 5 दिन का भूखा है तो आप 1 रोटी इसको देंगे, 1 रोटी इसको देंगे, नहीं। दिस इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है, सब्सटेंशियल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो बंदा जहां पे जैसे प्लेस है उस हिसाब से उसको उतनी मदद मिले। अगर कोई किसी के पास 10 रुपए हैं और किसी के पास 50 रुपए हैं तो इक्वालिटी ये नहीं है कि दोनों को 10-10 रुपए दे दें। इक्वालिटी ये है कि इसको 50 रुपए दें ताकि ये 60 पे आ जाए, इसको 50 वाले को 10 दें ताकि ये 60 पे आ जाए। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इक्वालिटी। एज फार एज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज कंसर्न, अगर मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम है जिसमें सबको 2 घंटे मिल रहा है, ठीक है। अब किसी की आंखें नहीं है, अब वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको भी आप 2 घंटे दे देंगे तो क्या इक्वालिटी है? नहीं। इसलिए उसको स्क्राइब प्रोवाइड करिए, एक आदमी ऐसा प्रोवाइड करिए जो पढ़ के उसको बताए और वो टिक मारे। दिस इज इक्वालिटी एंड देयरफॉर फॉर दिस एक्ट आर्टिकल 14 of Constitution of India becomes important. Okay, let us move to the next. आर्टिकल 15 हम लोग जानते हैं कि वीकर सेक्शंस की जो भी बात करता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यहीं से हम रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो आर्टिकल 15 भी रेलेवेंट हो जाता है। आर्टिकल 19 हर फ्रीडम, उसके साथ ये थोड़ा एग्जेजरेट कर देते हैं, लेकिन कोर्ट क्योंकि आप जानते हैं अगर जहां पे भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात करें तो 19 की बात जरूर करता है, क्योंकि उसको लगता है ये गोल्डन ट्रायंगल है। अच्छा होगा। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि अमर जैन वाले केस में भी उन्होंने यही कहा है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21. So every person with disability should have digital access and it is the duty of the government to provide the platform so that they can get that access.
तो आर्टिकल 21 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो केस हैं, एक विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने डिनाइल, यूपीएससी वालों ने डिनाइल कर दिया था कि हम आपको स्क्राइब नहीं देंगे, तो कोर्ट ने कहा था डिनाइल ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 21 एंड 14 होता है ये। उसी तरीके से ये पब्लिक बिल्डिंग, आपने देखा होगा कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग होती है तो उसमें सीढ़ियां बनी होती हैं। अब सिर्फ सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो अगर किसी के पास भगवान ना करे पैर नहीं है तो फिर वो कैसे चढ़ेगा, इसलिए रैंप बनवा दिए जाते हैं अराउंड ऐसे ऐसे घूम के, ताकि व्यक्ति उधर से चला जाए। अगर वो नहीं है तो वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में अगर वो नहीं है तो ये बात इसमें हुई थी। उसी के साथ हम लोग डीपीएसपी की बात करें तो 3 डीपीएसपी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 41, 46 और 38। ठीक है, 38 वेलफेयर स्टेट की जो बात करता है वो आ जाता है। 41 कह देता है कि कोई भी स्टेट शैल विद इन इट्स कैपेसिटी मेक प्रोविजन फॉर वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट फॉर डिसेबलमेंट, और लोगों की भी बात करता है लेकिन डिसेबल्ड पीपल की भी बात करता है, तो आर्टिकल 41 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 46 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो वीकर सेक्शंस की बात करता है और कहता है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके बचाने चाहिए। SC ST की भी बात करता है लेकिन वीकर सेक्शन, क्योंकि वहां पे वर्ड यूज हो जाता है तो हम यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इसमें इंटरप्रेट किया जा सकता है। तीसरा 38 हम लोग बता ही चुके हैं कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू दीज पीपल्स। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इंटरनेशनल जाते हैं तो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यही सब बात करता है कि इक्वालिटी हो, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए जाए, इन्हीं सब की बात करता है। इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्ट के बाद हम लोग ये एक्ट, हाँ, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट लाए हैं। अच्छा, 1995 में भी एक हम लोगों का एक्ट था, वो रिवोक हो गया है, 2016 वाला एक्ट चल रहा है। 1995 के एक्ट में 7 डिसेबिलिटी थी, इसमें 21 है, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उसके बेसिस पे एक डोमेस्टिक लॉ बनाना है तो आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप यहां पे लॉ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन विच यू हैव रेक्टिफाइड और विच यू हैव साइंड एंड विच वाज इंटरनेशनल। तो हो गया, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनकी बात। अब हम आ जाते हैं मेन एक्ट पे, जो कि है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन की जहां तक बात करें तो 2S आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये सेक्शन याद रखिएगा क्योंकि इट टॉक्स अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी। कौन होते हैं, हम सबसे पहले चल के यही देख लेते हैं। कौन होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी? अ पर्सन विथ लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट which in interaction with barriers भी हम लोग पढ़ेंगे, hinders his full and effective participation in society equally with others। सिंपल सी चीज है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो या फिर सेंसरी हो, कोई भी इंपेयरमेंट है, कोई भी दिक्कत मेरे शरीर में है और जब वो बैरियर्स, जो सोसाइटी के बैरियर्स है, उनके साथ मिलती है तो मेरा पार्टिसिपेशन इक्वली नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति है जिसके पास आंख नहीं है, ही इज ब्लाइंड। ठीक है, ये क्या हुआ, उसकी लॉन्ग टर्म फिजिकल इंपेयरमेंट हो गई। ठीक है, उसकी इंपेयरमेंट हो गई। अब वो पेपर देने जाता है, जब पेपर देने जाता है तो सबको 2 घंटे दिए जा रहे हैं तो उसको भी 2 घंटे दिए जा रहे हैं। ये क्या हो गया, उसने इंटरेक्ट किया विद बैरियर, ये उसके लिए एक बैरियर हो गया ना। अगर आप सबको 2 घंटे दे रहे हैं तो उसकी आंखें नहीं है तो उसको आपको ज्यादा समय देना चाहिए या फिर उसको स्क्राइब देना चाहिए, फिर भी आपको ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर, और जैसे ही ये बैरियर क्रिएट हुआ आपने हिंडर कर दिया उसका फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए सोसाइटी में। इसी तरीके से चाहे मेंटल इंपेयरमेंट हो चाहे सेंसरी हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कभी कभी हम लोग सो जाते हैं तो हाथ के ऊपर सो जाते हैं, जब हाथ के ऊपर सो जाते हैं तो हाथ झंझनाना बंद कर देता है, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, देखो झंझना रहा है, कुछ मैं फील नहीं कर पा रहा हूं तो ये भी इंपेयरमेंट हो गया तो मुझे इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी में बोल दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको पूरा मिल जाएगा यहां पे, वो मैंने दे रखा है। कितनी तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं ये शेड्यूल में दे रखा है, एक शेड्यूल है इस एक्ट में जिसमें ये दे रखा है। पहले 7 हुआ करती थी, अब 21 कैटेगरी हो गई हैं जिसमें सब इंक्लूड है। अब जो नई कैटेगरी आई है उसमें एसिड अटैक के कारण जो डिसेबिलिटी होती है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए।
फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, ब्लड और एसिड अटैक भी। तो ये अब एसिड अटैक सर्वाइवर अब क्या हुआ, इससे उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, उनको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल लॉ भी मिल जाएगी एसिड अटैक के जो विक्टिम है उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, गर्मी बहुत है आज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भाई माइक चालू है, हाँ। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरी बात आते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स नॉट लेस देन 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। देखो कभी कभी क्या होता है कि मेरी सिर्फ उंगली, किसी एक्स की सिर्फ उंगली कटी हुई है या फिर उंगली यहां से कटी हुई है, ये 40% नहीं है। हर जो भी उनके मैनुअल होते हैं उसमें डिसाइड उसमें दिया हुआ होता है कि भाई इतनी होगी तो 10%, इतनी होगी तो 20, इतनी होगी 30, इतनी होगी तो 40, और इससे ऊपर होगी तो 40% से ऊपर है, इतनी होगी तो 100% है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी व्यक्ति जिसकी भी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा होती है तो वो माना जाता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी को ज्यादा सीरियस माना जाता है, इसीलिए उसके लिए ज्यादा प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उसको ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं, उसको रिजर्वेशन भी ज्यादा दिया जाता है, और भी कई चीजें हैं जिसमें उनको ज्यादा मदद की जाती है। इसलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक पर्सन हुआ जिसको डिसेबिलिटी है, उसी में एक और कैटेगरी है जो थोड़ी ग्रेव डिसेबिलिटीज हैं, जो 40% से या 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, उसको कहा जाता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये डिफाइन है 2R में। तो इसका भी आपको सेक्शन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 2R में 2S में। बैरियर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बैरियर बता दिया कि आप उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, स्क्राइप ही नहीं दे रहे थे, इसलिए इसी तरीके से इकोनॉमिक बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर होते हैं, कम्युनिकेशनल बैरियर होते हैं। बैरियर मतलब होता है कि उस बंदे के पास डिसेबिलिटी तो थी लेकिन आपने उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा, उसको कोई मदद ना करके एक बैरियर क्रिएट कर दिया, एंड दैट इज बैरियर। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं याद रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी एजुकेशन की बात करेंगे, ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। रीजनेबल एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप बताता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, जैसे अब मैं आपसे बात करता हूं कि यूपीएससी है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम एक व्यक्ति दे रहा है जिसकी आंखें नहीं है या फिर जिसके पैर नहीं है। अब आईएएस ऑफिसर जो है उसके पैर नहीं है उस व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति आईएएस ऑफिसर तो बन सकता है, उसको अकोमोडेट किया जा सकता है, उसको स्क्राइब दे दिया जाएगा, उसको फैसिलिटीज दे दी जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पैर नहीं है, क्या उसको आईपीएस बनाया जा सकता है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम और हर, वो आईपीएस तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आईपीएस का नेचर क्या है, आईपीएस की जॉब का नेचर क्या है, वो पुलिस सर्विस है। आपको इनकाउंटर करने होंगे, आपको पुलिस वाले, आपको क्रिमिनल पकड़ने होंगे, आपको पता नहीं क्या क्या करना होगा। उनकी लॉबी तो इतनी मजबूत है कि बीएसएफ में भी वही लोग बन जाते हैं जाके, सीआरपीएफ में भी वही लोग हेड बन जाते हैं जाके। तो तब अगर उनके पैर नहीं है तो क्या उनको उस सर्विस में अकोमोडेट किया जा सकता है? नहीं। लेकिन आईएएस में उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। तो आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं उनको अकोमोडेट तो करना है, बट दैट अकोमोडेट हैज टू बी रीजनेबल। ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं और जिसमें मेरा इंस्टीट्यूट का खर्चा 100 करोड़ है और मैं उनको अकोमोडेट करने के लिए ही 50 करोड़ और खर्च कर रहा हूं, या फिर उनको अकोमोडेट करने के कारण मेरी जो सर्विसेज हैं उस पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ रहा है। तो वहां पर उस इंस्टीट्यूट, उस सर्विस के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा कि वो प्रोवाइड करे ये रिजर्वेशन या वो प्रोवाइड करे कि इनको अकोमोडेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है ये एक्ट, ये हर जगह अकोमोडेट करने की बात नहीं करता है। तो रीजनेबल अकोमोडेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, नेसेसरी है और अप्रोप्रिएट है, विदाउट डिस्प्रोपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन, कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट या अनड्यू बर्डन ना हो, टू इंश्योर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंजॉय राइट्स इक्वली। सिंपल बात हो गई। आर्टिकल 21 से इसको रिलेट करते हैं, ये हो गया रीजनेबल अकोमोडेशन, ये आपको याद रखना है। वाओ वाओ, पेंसिल ही निकल गई, चल रही है। हाँ, हाई सपोर्ट, लिमिटेड गार्जियनशिप, ये और कॉन्सेप्ट है। देखो पहले क्या होता है, दो तरीके की गार्जियनशिप होती है। अगर हम लोग जाएं
नीचे, तो हम लोग ने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएगा। लिमिटेड, दो तरह की गार्जियनशिप होती है, एक होती है लिमिटेड गार्जियनशिप, एक होती है प्लेनरी गार्जियनशिप। देखो, मान लो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लेकिन वो है तो व्यक्ति ना, वो एक व्यक्ति है, इंडिया का सिटीजन है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने डिसीजन खुद ले। जो 1995 का एक्ट था, उसमें यह अधिकार उसके गार्जियन को दे दिया गया था। एक तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उस व्यक्ति की मंशा, उस व्यक्ति की इच्छा को कोई वैल्यू ही नहीं दी गई थी। लेकिन जो नया एक्ट आया है, उसमें प्लेनरी गार्जियनशिप की जगह लिमिटेड गार्जियनशिप की बात आ गई है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लिमिटेड गार्जियनशिप। लिमिटेड गार्जियनशिप का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका प्लस उसका जो गार्जियन होगा, वो लोग साथ मिलके लेंगे और इसके इंटरेस्ट में लेंगे। उस व्यक्ति के इंटरेस्ट और उस व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। अब ये नहीं है कि नहीं भाई, गार्जियन ने फैसला ले लिया, वो उस व्यक्ति पर, स्पेशली एबल्ड जो व्यक्ति है, उस पर लागू होगा। तो लिमिटेड गार्जियनशिप का मतलब होता है कि दोनों लोग साथ में फैसला लेंगे, और जो पहले था प्लेनरी गार्जियनशिप, इसका मतलब होता था गार्जियन ही सब फैसले लेता था। इन अ वे ही यूज्ड टू टेक ओवर द राइट ऑफ द पर्सन हु वाज डिसेबल्ड और स्पेशली एबल्ड। तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिमिटेड गार्जियनशिप, इस एस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं याद करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाढ़ में जाए, ठीक है। नहीं, आपको कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो गई है? पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बैरियर, रीजनेबल अकोमोडेशन, लिमिटेड गार्जियनशिप, ठीक है। ये 13 और 14 दोनों में है, ये देख लेना। अब हम आ जाते हैं आगे। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, और इतना ही अगर आप क्लैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक ऐसा जजमेंट आया है जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ा रहा हूं। बाकी ये नोट्स आपको विजय यात्रा वाले पैकेज में मिल जाएंगे। आप KFA लीगल के ऐप को डाउनलोड करिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए और CPP सॉल्व करिए, ये एक्सेस करिए, डू एवरीथिंग, ठीक है। अब हम कोई सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसकी बात कर लेते हैं। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात सेक्शन 3 करता है कि इनके इक्वली इनको ट्रीट करना चाहिए और इनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं रीजनेबल अकोमोडेशन, विकास कुमार, सब्सटेंशियल इक्वालिटी, ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सेक्शन 4 है, इसको आपको याद रखना है। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं रखना है। राइट टू एक्सेस जस्टिस आपको सेक्शन 12 याद रखना है। लीगल कैपेसिटी एंड गार्जियनशिप जो हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 13 to 15 है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आपको याद रखनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है शायद 6 से लेके 18 साल तक के बच्चे के लिए। आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसमें 6 से 14 है, लेकिन इसमें 6 से 18 है। तो ये बात को आप याद रखिएगा, आगे हम लोग अभी देखेंगे भी। गवर्नमेंट की ड्यूटी आपको याद नहीं रखनी है। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सेक्शन 31, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत याद रखिएगा, ये जरूर याद रख लीजिएगा। सेक्शन 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31 भी, 32 भी, 34 भी, क्योंकि 32 शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है और 34 जो है वो उसमें उसकी बात करता है रिजर्वेशन इन स्टेट जो सर्विसेज होती हैं, वो देखेंगे एग्जैक्ट सेक्शन क्या है। तो 6 से 18 साल, राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 से 14 है, यहां पे 6 से 18 है, सेक्शन 31। इतनी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ओवरबर्डन मत करिए अपने आप को। इसके अलावा हम लोग पहुंच जाते हैं अगर इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए। ये नहीं आपको याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, सेक्शन 21 याद रखना है। बहुत ही सही है, देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। इसके साथ सेक्शन 32 में 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, यहां 5%, आपको ये याद रखना है। सेक्शन 34 में 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, आपको ये याद रखना है। इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद इसके एक सेंटर एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होता है, ज्यादा मत जाइए डीप में, अगर आपको पढ़ना हो तो ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितना इंपॉर्टेंट वो फैक्चुअल चीजें जो हैं वो हैं, ठीक है। स्पेशल कोर्ट होता है 84 से 85 में, आपको इस नोट्स में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जब ऑफेंसेस की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है सेक्शन 89, क्योंकि ये बात करता है कि अगर कोई भी प्रोविजन इस एक्ट का वायलेट किया जाता है पहली बार में तो उसको 10,000 सजा होगी पहली बार में,
10,000 का फाइन होगा और दूसरी बार में उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का होगा। इसी के साथ कंपनी अगर करेगी तो इंचार्ज ऑफ द कंपनी होगा। इसी के साथ फ्रॉडलेंट अवेलमेंट ऑफ बेनिफिट, अगर कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि मैं डिसेबल हूं और बेनिफिट को अवेल करता है तो 2 साल तक की इसको पनिशमेंट हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल पढ़ चुके हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी में क्यों मैंने पढ़ाया, उसका कारण है अमर जैन और प्रसून जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया, उसके कारण ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्ट वैसे नहीं इंपॉर्टेंट था, अब ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मान तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा मान लो 10 मार्क्स का, तो उसमें से 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो तो एक तो बेंच पर होगा, एक होगा कि उस केस में क्या हेल्ड किया गया, एक पूछ सकते हैं उस केस का नाम क्या है। तो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो वहीं से होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दिए जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा डीपीएसपी, कौन सा फंडामेंटल राइट। उसके बाद की जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो इस एक्ट से आएंगे। और इस एक्ट से जब अगर आप मुझे एग्जामिनर के तौर पे पूछिए कि कौन से क्वेश्चंस देंगे, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रिजर्वेशन के बारे में, रीजनेबल अकोमोडेशन के बारे में, लिमिटेड गार्जियनशिप के बारे में, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में, उनसे क्वेश्चन आएगा ना। ये तो पूछेंगे नहीं कि उसका जो बोर्ड है उसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है उतना डीप, आप आराम से जाके नोट्स में पढ़ सकते हैं। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, इन माई ओपिनियन, इतना ही इंपॉर्टेंट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में। थैंक यू। आगे हम लोग को वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहिए। केएफए लीगल ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, सीपीपी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और भी चीजें जो हों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा केएफए लीगल ऐप का भी, वेबसाइट का भी, टेलीग्राम चैनल का भी। ना हो तो आप सीधे जाइए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।